Hello students, today our topic is Python pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss about short underscore value function by which we can easily short a data frame row wise or column wise. So let's start. तो स्टूडेंट्स शॉर्टिंग पहले समझते हैं। शॉर्टिंग क्या है। अभी तक हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीख चुके हैं। डेटा फ्रेम और सीरीज़ किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, हम कुछ बेसिक फंक्शंस को भी हमने स्टडी किया है। और आज हम ऐसे एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम सीरीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और हम डेटा फ्रेम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है, दोनों ही सिलेबस में भी हैं, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। जब हमने सीरीज़ को डिस्कस किया था तो ये ऑलरेडी बताया था, और आज हम इसको डेटा फ्रेम पर अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टिंग का मतलब है डेटा को अरेंज करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जनरली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम मैनेज कर सकते हैं। समहाउ डेटा मैनेज होना चाहिए। तो एक कॉलम के बेसिस पर हम इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सीरीज़ में तो बड़ा सिंपल है, एक ही कॉलम होता है, लेकिन डेटा फ्रेम में आपको कॉलम बताना पड़ेगा किस कॉलम के बेसिस पर आप डेटा फ्रेम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना चाह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं shorting refers to the arranging of values in a particular order. The value can be sorted on the basis of specific column or columns and can be ascending or descending order. तो यहाँ पर हम एक कॉलम में एक से ज़्यादा कॉलम की बेसिस पर डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो डेटा को पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में अरेंज करना आपका शॉर्टिंग कहलाता है। देखिए, इट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हो सकता है। पांडाज मेक अवेलेबल शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन फॉर दिस पर्पज विच कैन बी यूज फॉर एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो पांडाज में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन। तो पहले आप ये समझ लीजिए, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन है जिसके थ्रू आप डेटा फ्रेम को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले आप डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे। डेटा फ्रेम का नेम लिखने के बाद आप शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू लिखेंगे। पैरेंथेसिस के साइन के अंदर बाई लिखेंगे। ठीक है। और इसमें आप कॉलम नेम बताएंगे जिसके बेसिस पर आप शॉर्ट करना चाहते हैं। फिर आप एक्सिस लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बाई डिफ़ॉल्ट एक्सिस ज़ीरो होती है। और अगर आप, क्योंकि डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि आप रो वाइज अरेंज करना चाह रहे हैं या कॉलम वाइज अरेंज करना चाह रहे हैं डेटा को। देन असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ये इसकी असेंडिंग की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है। इट मीन्स अगर आप ये वैल्यू नहीं दोगे तो डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट होगा। और अगर आप असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स दे दोगे तो डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका होगा। याद रखिएगा, डिसेंडिंग नेम का कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। असेंडिंग से ही डिसाइड होगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हो। अगर असेंडिंग की वैल्यू ट्रू है तो इट मीन्स डेटा शॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स है तो डेटा अरेंज होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन और भी है इसमें, इन प्लेस है, काइंड है, और एनी अंडरस्कोर पोजीशन है। तो ये है, जैसे एन अंडरस्कोर पोजीशन से क्या होगा कि जो भी वैल्यू एन होगी वो लास्ट में शो होगी। डिफरेंट टाइप की शॉर्टिंग्स होती हैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग में, जो हम अप्लाई करते हैं उनमें से एक क्विक शॉर्ट भी है। तो यहाँ पर काइंड में ये बताएगा शॉर्टिंग का काइंड क्या है, वो क्विक शॉर्ट अप्लाई किया गया है इसके अंदर। ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। कुछ इन प्लेस की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, तो इसका हम ये देखते हैं। देखिए सिंटैक्स लिखा हुआ है, इन प्लेस की दो ही वैल्यू होंगी, एक तो फॉल्स होगी या ट्रू होगी। तो ये बता रहा है कि परफॉर्म ऑपरेशन इन प्लेसेस, तो किस प्लेसेस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये इसके लिए इन प्लेस का यूज़ किया जाता है। तो एक बार फिर से पैरामीटर को डिफाइन करते हैं हम डिफरेंट। बाई है, बाई में एक स्ट्रिंग या एक लिस्ट होगी। ये इसमें एक नेम होगा या लिस्ट ऑफ नेम होगा जिसको हमें शॉर्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट करना है। इफ़ एक्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो इंडेक्स देन बाई मेन कंटेंट। अच्छा, आपको सबसे पहले बाई में ये बताना पड़ता है कि आप किस कॉलम या कॉलम्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं। वो एक लिस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए जितने भी नेम्स हैं। ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इंडेक्स, इट मीन्स आपका इफ एक्स इज इक्वल टू इज ज़ीरो और इंडेक्स देन बाय मे कंटेन इंडेक्स लेवल और कॉलम लेवल। इफ एक्स इज इक्वल टू वन कॉलम्स देन मे कंटेन कॉलम लेवल और इंडेक्स लेवल। तो एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो या वन हो सकती है। ठीक है। आप इंडेक्स के बेसिस पर या कॉलम के बेसिस पर आप कर सकते हो, दोनों की बेसिस पर ही। असेंडिंग की वैल्यू ट्रू फॉल्स होती है, इन प्लेस का भी थोड़ी देर पहले बताया आपका। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। अगर ट्रू है तो इट परफॉर्म्स ऑपरेशन इन प्लेस। और एनी अंडरस्कोर पोजीशन का मतलब है इसमें कि एनी एन जिसकी कोई वैल्यू है नहीं, नॉट ए नंबर,
वो लास्ट में पहुंच जाएगा सबसे। जब शॉर्ट होगा ना तो जो वैल्यू एम्प्टी होंगी, जो कहाँ जहाँ कुछ नहीं शो होगा, एन होगा वहाँ पर, नॉट ए नंबर, यहाँ कोई नंबर फाइंड आउट नहीं होगा, वो आपका लास्ट में पहुँच जाएगा। अब देखिए, ये देखिए आपका एक एग्जाम्पल है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू का, ठीक है। तो जैसे आपने, और बाकी तो कोई वैल्यू नहीं दी, अब डेटा फ्रेम का नेम डी एफ बने, तो आपने डी एफ वन पर डेटा फ्रेम पर अप्लाई किया, डी एफ वन इज इक्वल टू डी एफ वन डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू कंट्री। तो कंट्री के बेसिस पर आपने इसको शॉर्ट किया है। याद रखिए बाकी जो अलग 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 पैरामीटर्स थे उनकी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो कंट्री के बेसिस पर ये पूरा डेटा फ्रेम आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्लासेस, कंट्री, क्वार्टर्स, ट्यूटर। तो इसमें कंट्री में सबसे पहले ब्राज़ील आ रहा है, फिर जापान आ रहा है, यूके, फिर देन यूएसए। तो इजीली हम समझ सकते हैं कि डेटा शॉर्ट किया गया है। और दूसरा, आप क्लासेस में देखिए, तो सॉरी, ये देखिए आप इंडेक्स, पोजिशनल इंडेक्स को देखिए, 4, 8, 10, 13, 17, 2 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली एक रो ट्रांसफ़र होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्री ऊपर नीचे हो जाएंगे, नहीं। शॉर्ट का मतलब ये है कि कंप्लीट डेटा उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंट्री के बेसिस पर हमने डेटा को शॉर्ट कर दिया। डेटा फ्रेम का नेम डी एफ वन है, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू है। तो इसमें बाई की वैल्यू हमने कंट्री दी है, तो यहाँ पर कंट्री देने पर कंट्री के बेसिस पर डेटा बेस शॉर्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही देखिए, आप देखिए शॉर्ट हुआ है। अगर हम असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स दे देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो और पैरामीटर्स हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगी वो अपना रोल प्ले करेगी और उसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो जाएगा। तो इस केस में सिर्फ हमने एक पैरामीटर दिया है, वो भी इस कॉलम का नेम, जिसके बेसिस पर हम शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए ट्यूटर के बेसिस पर डेटा फ्रेम को शॉर्ट करना चाहते हैं, जिसका नेम डी एफ वन है, तो आप लिखेंगे डी एफ वन डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, और आपने लिख दिया ट्यूटर। तो ट्यूटर में आप सबसे पहले देखिए, ट्यूटर में आपका अनुषा पहले आ रहा है, फिर गुरजोत, देन जैकब, देन ताहिरा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शॉर्ट किया गया, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो रहा है। ए से स्टार्ट होने वाले ट्यूटर का नेम सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ तक कोई नेम नहीं है, तो फिर जी आ रहा है, देन जे आ रहा है, देन टी आ रहा है, लास्ट में वी आ रहा है। तो ये शॉर्ट हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। याद रखिए, अगर हम असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ भी आपका डेटा शॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी कि अगर क्या हो कि हम एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पर डेटा को शॉर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वैल्यू है हम फिर वो लिस्ट की फॉर्म में पास करते हैं। तो लिस्ट की फॉर्म में हम कॉलम्स के नेम अगर पास कर देंगे तो डेटा उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। तो जैसे यहाँ लिखा गया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, डी एफ वन डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, और ब्रैकेट में लिखा है कंट्री कॉमा ट्यूटर, एक लिस्ट की फॉर्म में पास किया गया है। तो इसमें क्या होगा, कंट्री और ट्यूटर के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कंट्री के अकॉर्डिंग होगा या ट्यूटर के अकॉर्डिंग होगा, और अगर दोनों के अकॉर्डिंग होगा तो एक साथ कैसे होगा। देखिए, पहले कंट्री के अकॉर्डिंग होगा, इन एनी केस की कंट्री का नेम सेम होता है तो फिर उस केस में ट्यूटर के अकॉर्डिंग होगा। तो होगा तो कंट्री के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट में जो नंबर दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है। लेकिन अगर वैल्यू सेम आती है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर कंट्री ब्राज़ील आ रहा है, तो ब्राज़ील तो 4 डिफरेंट लोगों का है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ट्यूटर्स का है, 4 डिफरेंट ट्यूटर्स का है। तो उसमें जो ट्यूटर अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका रिकॉर्ड पहले आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में शो होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ब्राज़ील जैकब पहले आ रहा है, फिर ब्राज़ील जैकब थर्ड प्लेसेस पर, सेकंड प्लेसेस पर, फिर ब्राज़ील ताहिरा, देन लास्ट में ब्राज़ील वेंकट। तो इट मीन्स डेटा पहले पहले फर्स्ट कॉलम के नेम पे शॉर्ट होता है, फिर अगर वैल्यू सेम होती है तो सेकंड कॉलम के प्लेस पर शॉर्ट होता है। और इसमें अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए वैल्यू आपकी सेम है दोनों में भी, कंट्री भी में, ट्यूटर में, जैसे इस केस में ब्राज़ील जैकब 2 बार आ रहा है, तो फिर उस केस में आपकी जो पहले वैल्यू आ रही थी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो पहले शो होगी, जो बाद में आ रही थी वो बाद में शो होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं ट्यूटर और कंट्री के बेसिस पर, तो ट्यूटर और कंट्री के बेसिस पर, तो ट्यूटर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा डेटा, और जहाँ ट्यूटर नेम सेम होगा वहाँ कंट्री पहले आएगा। तो देखिए, अनुषा के साथ ब्राज़ील आ रहा है, देन अनुषा के साथ अगेन जापान, अनुषा के साथ अगेन जापान। तो पहले ट्यूटर आ रहा है तो ट्यूटर के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो रहा है, और फिर कंट्री आ रहा है तो कंट्री के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो रहा है। तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि हम एक से ज़्यादा कॉलम नेम दे सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा कॉलम नेम देते हैं तो फर्स्ट कॉलम नेम जो हमने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है, और अगर उसकी वैल्यू भी ट्रू है तो फिर सेकंड के उसकी वैल्यू भी सॉरी अगर सेम है तो फिर सेकंड के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है। और इस 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, फिलहाल तो हमने 2 ही यूज़ किए हैं, ट्यूटर और कंट्री। कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे क्वार्टर या क्लासेस भी दे सकते हैं। तो आप कितने भी दे सकते हैं कॉलम नेम, बस इतना याद रखिएगा, उसको लिस्ट की फॉर्म में पास कर दिएगा शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन में,
और उसमें जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा। वैल्यू सेम होती है तो सेकंड के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा। सेकंड के में भी वैल्यू सेम होती है, थर्ड के अलग डेटा से शॉर्ट होगा। थर्ड में भी सेम होती है तो फोर्थ के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा। और मान लीजिए 4 ही कॉलम में फिर भी वैल्यू सभी की सेम है, तो फिर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर डेटा शॉर्ट होता है। जो पहले आ रहा था ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वही डेटा आपका पहले शो होगा, बाकी बाद में होगा। उसमें भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन, जिसको अप्लाई करके देखिएगा आप। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, तो अभी तक हमने डेटा शॉर्ट किया तो डेटा शॉर्ट हो रहा था असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट हो। तो हमने देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें और पैरामीटर्स वैल्यू यूज़ करने जा रहे हैं। हमने लिखा df1 डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू बाई इक्वल टू ट्विटर कॉमा कंट्री। तो दो वैल्यू दिए हमने, दो लिस्ट वैल्यू दी हमने लिस्ट की फॉर्म में, एक दिया ट्विटर एक दिया कंट्री, ठीक है। और अब क्या किया हमने, असेंडिंग पैरामीटर का यूज़ किया और हमने लिखा असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो जैसा हम जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू शॉर्ट होती हैं वो तो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, इसलिए असेंडिंग की वैल्यू ट्रू होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम मेंशन भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। तो असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू हम जनरली अवॉइड करते हैं लिखने से। लेकिन हाँ, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना है तो फिर हम असेंडिंग पैरामीटर का वैल्यू का यूज़ करके उसकी वैल्यू फॉल्स लिखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग वैल्यू ट्रू होती है, इसको याद रखिएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से MCQ का। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट होता है, डिसेंडिंग में शॉर्ट नहीं होता। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स देंगे तो फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट होगा। तो अगेन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। सबसे पहले ट्यूटर के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर वैल्यू वहाँ सेम पाई जाती है तो फिर कंट्री के अलॉन्ग डेटा शॉर्ट होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिसेंडिंग ऑर्डर से ही होगा। जैसे आप क्वेश्चन को देखिए, ट्विटर में पहले क्या आ रहा है, वेंकट आ रहा है। कंट्री क्या आ रहा है, USA। फिर वेंकट USA, फिर वेंकट USA, ठीक है, फिर वेंकट ब्राज़ील। तो वेंकट ब्राज़ील सबसे बाद में आ रहा है। तो ट्विटर के अकॉर्डिंग भी डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और कंट्री के अकॉर्डिंग भी डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, दोनों से डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विटर के अकॉर्डिंग होगा, सेकंड फिर अगर वैल्यू सेम पर मिलती है तो फिर कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें एक बात याद रखिएगा आप कि अगर ट्विटर और कंट्री दोनों की वैल्यू सेम होती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर डेटा रिप्रेजेंट होता है। इसमें जो पहले ओरिजिनल डेटा फ्रेम था उसमें जिस तरीके से डेटा आ रहा था उसी तरीके से डेटा शो होगा। और ये आपको अगर पता लगाना तो देखिए ज़रा, इसका सीरियल नंबर देखिए, इसका पोजिशनल इंडेक्स देखिए। फर्स्ट की USA वेंकट पे लिखा हुआ 9, फिर सेकंड पे USA वेंकट पे लिखा हुआ 14, देन USA वेंकट पे लिखा हुआ 19। नहीं, ओरिजिनल में पहले सबसे पहले कौन सा आ रहा था, 9 का आएगा ऑब्वियसली। 9 14 19 में 9 पहले आएगा, फिर 14 बाद में आएगा, एंड देन आपका 19 बाद में आएगा। 19 सबसे बाद में आएगा। तो इसमें भी आपका 9 पहले आ रहा है, 14 इसके बाद में आ रहा है और 19 सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसी तरीके से डेटा शॉर्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसके डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हो सकता है फंक्शन अप्लाई करें और फिर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि इसमें कौन सा सही है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। प्लीज़ नोट दैट we are not giving the complete full syntax of the function in this chapter. We are only giving the syntax for the basic and minimal functioning. Discuss full syntax of these functions is beyond the scope and nature of the book. तो ये जो बुक है ना आपकी, जिससे सुमिता अरोड़ा, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, और ये उसी का कंटेंट है। तो इसमें इसका कंप्लीट सिंटैक्स नहीं दिया गया। कंप्लीट सिंटैक्स थोड़ा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है इसका, बड़ा भी है। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जा रहा है जितना आपके सिलेबस में है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू का, और जो इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स हैं उसके वही आपको डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ऐसे लेके चलिएगा, ठीक है, कि ये आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपको समझना है। बाकी चीज़ों को अवॉइड किया गया है। तो ये सिलेबस के भी बाहर है और आपकी बुक का जो स्कोप है, जिस पर्पज़ से बुक लिखी गई है इजी तरीके से समझाने के लिए, उसको भी, क्योंकि बिगनर हैं आप तो अभी आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और उससे एग्ज़ाम में भी से बाहर नहीं आएगा। इसके पैरामीटर्स वैल्यू जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं आप उसको ढंग से समझ लीजिए। दे में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना है। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं।
एक मिनट अभी ओके, आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। हम ऑलरेडी, ये चूँकि रिवीजन पार्ट चल रहा है आपका, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन हाँ शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं सिलेबस इस समय काफ़ी आपका पार्ट्स में, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फंक्शन है एस टी डी फंक्शन है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो इसका हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए एक आपके पास डेटा फ्रेम है सेल अंडरस्कोर डी एफ, उसमें डेटा दे रखा है 2016, 17, 18, 19 का, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम, जो इस केस में है सेल अंडरस्कोर डी एफ, डॉट लगाएंगे और एस टी डी लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा अलॉन्ग एक्सिस 0। अब देखिए ज़रा, 2016 का निकलेगा, फिर 17 का निकलेगा, फिर 18 का निकलेगा, फिर 19 का निकलेगा, ठीक है। तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। और अगर आप एक्सिस 1 के अलॉन्ग निकालेंगे तो फिर QTR 1 का निकलेगा, ये देखिए डेटा फ्रेम देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर QTR 2 का निकलेगा। QTR 1 में जितनी वैल्यूज़ हैं 34,500, 44,900, 54,500, 61,000, ठीक है। इसी तरीके से QTR 2 में वैल्यू 56,000, 46,100, 51,000। QTR 3 में वैल्यू 47,000, 57,000, 57,000, NN भी दे रखा है इसमें। QTR 4 में दे रखा 49,000, 59,000, 58,500, तो ये वैल्यू दे रखी है। तो इनका आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चले। तो ये एक्सिस 1 के अलॉन्ग निकलेगा। सवाल यहाँ पर ये है, वैसे तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और हम मैथमेटिकली से कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि हमको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि यहाँ तो पाइथन को निकालना है, तो हमें मैथमेटिकली हमें तो सॉल्व नहीं करना, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है इसका, ठीक है। यहाँ तो पाइथन में तो आपको सिर्फ एसटीडी फंक्शन को यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर। तो ये बताता है कि नंबर्स एक दूसरे से कितनी दूर पर है, ठीक है, कितना डेविएट हो रहा है मीन वैल्यू से, और इसको ग्रीक लेटर सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर आप वेरिएंस आपके पास है, आपने ऑलरेडी निकाल चुका है, तो हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन भी इजीली निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस को कैसे डिफाइन करेंगे? वेरिएंस के लिए हम कह सकते हैं द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, और फिर आपको स्क्वायर डिफरेंस निकालना पड़ेगा मीन में से, एंड देन आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आउट द मीन, सबसे पहले मीन निकालिए। देन फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर द रिजल्ट। उसके बाद सभी नंबर को मीन में से 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, सभी नंबर को इंडिविजुअली 1 बाई 1 मीन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन लास्ट स्टेप, देन वर्क आउट द एवरेज ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंसेस। फिर जो भी स्क्वायर डिफरेंसेस निकल के आए उनका आप एवरेज निकालिए। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका वेरिएंस कहलाएगा। उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो फिर वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? देखिए जैसे यहाँ पे डिफरेंट डॉग्स हैं, डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स हैं, सबकी डिफरेंट हाइट है, किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, किसी की एवरेज हाइट है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो एवरेज हाइट है उससे कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट हाइट्स के इसमें डॉग हैं। 600 mm का है, 1 मिलीमीटर, 470 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर, 430 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर। तो एक हमारे पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए जिसके थ्रू हम, या एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके थ्रू हम सीधे ये बता सकें कि ये जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है, या इसकी ये मीन वैल्यू से कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले मीन निकालेंगे सभी का। मीन निकालने के लिए मान लीजिए मीन निकल के आया इसका 1970 डिवाइड बाई 5, तो ये मीन निकल के आ गया। मीन निकालने के बाद इसका स्क्वायर डिफरेंसेस निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, फिर वेरिएंस निकलेगा, फिर उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो निकल के आ रहा है यहाँ पर 147 मिलीमीटर। तो डिफरेंट हाइट थी, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है वो 147 मिलीमीटर निकल के आ रहा है। तो 147 मिलीमीटर का क्या मतलब है? तो 147 मिलीमीटर का, अब देखिए हमारे पास डिफरेंट हाइट के डॉग हैं। यहाँ तक हमने जो हाइट मेज़र की है
वो नेक तक इनकी डॉग्स की हमने मेज़र की है। तो अभी जो 147 है, जो ग्रीन लाइन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ग्रीन लाइन से ऊपर कौन कितना वेरी कर रहा है ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो जो जिसकी जो एग्जैक्ट ग्रीन लाइन पर है तो वो तो ठीक है हाइट उसकी, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, तो ये इससे पता चल जाता है। सो एंड द गुड थिंग अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दैट इट इज़ यूजफुल। नाउ वी कैन शो द विच हाइट आर विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कौन सी हाइट स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग है। तो एक्चुअली इसमें हम ये पता लगाते हैं कि नॉर्मल क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल क्या है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है और ये स्टैंडर्ड किससे पता लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से। जैसे कि इस केस में 147 आ गया, तो जब 147 स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकल के आया है, तो इसमें जब हम हाइट का कंपैरिजन करेंगे तो एक्स्ट्रा लार्ज हाइट का डॉग कौन सा है, एक्स्ट्रा स्मॉल हाइट का डॉग कौन सा है, ठीक है, एवरेज हाइट का कौन सा है, तो ये पता चल जाता है, या एक्स्ट्रा स्मॉल कौन सा है, तो ये पता चल जाता है। तो जैसे इसमें रोटवीलर को हम देखेंगे कि टॉल डॉग की कैटेगरी में आएगा। तो चूँकि कैसे पता चला हमें, तो पता ऐसे चला क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन ने हमको बताया कि ये जो नॉर्मल हाइट होती है उस नॉर्मल हाइट से 147 और ज़्यादा है, लगभग 2 टाइम्स है, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्मॉल डॉग और नॉर्मल की हम कैटेगरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो ये पर्पज़ होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो आई थिंक स्टैंडर्ड आपको समझ में आ चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो ये तो मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, उनको पहले आप ऐड कीजिए, ऐड करके आप उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड कीजिए। इट मीन्स मीन निकालिए, इन सिंपल टर्म मीन निकालिए या एवरेज निकाल लीजिए। एक बार एवरेज निकलने के बाद उस एवरेज वैल्यू में से सभी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 बाई 1 और उनका स्क्वायर निकालिए। उसके बाद उनको ऐड कर दीजिए और फिर ऐड करने के बाद फिर उसको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स फिर से उसका मीन निकलेगा। तो ये जो मीन निकल के आएगा आपका, ये वेरिएंस कहलाएगा। इसका आप अगेन स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। इससे हम नॉर्मल वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ये पता लगाएंगे कौन सी वैल्यू नॉर्मल है, कौन सी एक्स्ट्रा लार्ज है, कौन सी एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये कैटेगरी हमें फाइंड आउट हो जाती है इसके थ्रू। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। जहाँ तक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। फंक्शन है std और किसी डेटा फ्रेम पर जब हम डेटा फ्रेम का नेम लिख के डॉट लिख के std लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वो एक्सिस 0 के अलॉन्ग निकलता है। अगर आपको एक्सिस चेंज करनी है तो आप एक्सिस 1 पास कर सकते हैं, जैसे पैरामीटर वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्सिस 1 के अलॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो जितनी भी रो आ रही होंगी या कॉलम आ रहा होगा सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसा कि इस केस में भी किया गया है। आपका cell_df एक डेटा फ्रेम है और इसमें डिफरेंट कॉलम है 2016, 17, 18, 19 और डिफरेंट रोज़ हैं Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4 से रिप्रेजेंट की गई हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 2016, 17, 18, 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा और जब हम रो वाइज निकालेंगे तो Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4 का निकल आएगा। देखिए अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं cell_df.std तो कॉलम वाइज निकलेगा, एक्सिस 0 के अलॉन्ग निकलेगा। पहले 2016 का निकलेगा, फिर 17 का, फिर 18 का, 19 का। और अगर हम लिखते हैं cell_df.std एक्सिस इक्वल टू 1, ये पैरामीटर वैल्यू पास कर देते हैं, तो फिर Q2R1 रो वाइज निकलेगा आपका। ये Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4 इसका निकलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट 64 होता है तो वो यहाँ नीचे मेंशन हो रहा है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कल मैंने आपको numpy फंक्शन के बारे में बताया था। तो numpy फंक्शन को मैंने इसलिए पढ़ाया था आपको कि आप numpy एरे को इसलिए पढ़ाया था मैंने आपको, उसके डिफरेंट फंक्शंस इसलिए पढ़ाए थे कि आप एरे क्रिएट करना सीख जाए। तो उसको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आगे हम जो यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम में डिफरेंट फंक्शंस numpy के हम यूज़ करेंगे। एरे क्रिएट करना पड़ सकता है आपको, तो वहाँ पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस की डिस्कस करेंगे, जैसे हेड एंड टेल फंक्शन है, LOC एट्रीब्यूट है, ठीक है। कुछ और फंक्शंस भी हैं जो आपके सीरीज़ और डेटा फ्रेम में कॉमन थे। कल हम के वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।